हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संगम एज के बारे में, यानी कि संगम काल के बारे में। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ा था, तो मौर्य काल के समकालीन यानी कि उसके कंटेम्प्रेरी में दक्षिण भारत में कुछ राजवंशों का उदय होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें से प्रमुख थे चोला, चेरा और पांड्या। तो इन तीनों साम्राज्य का जो शासन काल था उसी को ही संगम काल कहा गया। यहाँ पर संगम वर्ड को आप समझिए, नाम सुनते से ही आपको इसका अर्थ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। संगम का मीन्स होता होगा मिलना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए होता क्या था, उस टाइम जितने भी कवि थे वो कभी एक साथ जिस स्थान पर मिलते थे उस स्थान को संगम कहा गया। इसको आप एक तरीके से एक काउंसिल समझ सकते हैं या एक असेंबली समझ सकते हैं। देखिए जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति पढ़ा था। यहाँ पर उस संगति का मतलब क्या है? काउंसिल है। मतलब यहाँ पर जो है धर्म से रिलेटिव चर्चा की करी जाती थी, बौद्ध धर्म से रिलेटिव। ऐसे ही संगम काल में संगम है, और ऐसे 3 संगम आयोजित किए गए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगम जो कि पांड्य साम्राज्य में हुआ था, इनका जो स्थान था वो मदुरई था। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे अगस्त्यार, जिनको अगस्त ऋषि कहा जाता था। देखिए इस टाइम जो है ज़्यादा टेक्स्ट हमको नहीं मिले, लेकिन हाँ ग्रामर पे काफ़ी सारा वर्क किया गया था। द्वितीय संगम, तो ये पांड्य साम्राज्य के कपाटपुरम या अल्वे स्थान पर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे शुरू में तो अगस्त्यार यानी कि अगस्त ऋषि थे। बाद में उनके जो शिष्य थे तोल्कापियर, वो इसके अध्यक्ष बन गए थे। देखिए इस टाइम में जो मेन रचना हुई थी ना, वो टोल्कापियम एक टेक्स्ट बुक है जो कि तमिल ग्रामर से रिलेटिव है, उसकी रचना हुई थी। तृतीय संगम, इसका भी जो मेन स्थान था वो मदुरई था, और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नकीरेर कर रहे थे। ये जो संगम था इसमें बहुत सारे लिटरेचर या साहित्य की रचना हुई थी। ये जो काल है ना, मेन लिटरेचर के लिए जाना जाता है, तो इन सबको आप रट लेना। जैसे है पहला है तोल्काप्पियम, जो कि तोल्काप्पियर द्वारा लिखी गई थी सेकंड संगम में। इसके बाद अगला जो हमारा लिटरेचर है वो है शिल्पाधिकारम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एलेंगो अडिंगल द्वारा लिखा गया था। ये एक महाकाव्य है। देखिए इस पर एक एपिसोड बना है भारत एक खोज में, 15वां एपिसोड है। तो उसमें आपको देखना है, पूरे संगम काल के बारे में बताया है। लेकिन हाँ अगर आप जनरल व्यू से उसको देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखना कैसे है। उसमें कोवलन कन्नगी के बारे में जो है पूरी स्टोरी, लव स्टोरी के बारे में अच्छे से बताया है। तो देखिए आपको उसमें ये देखना है कि उस टाइम का समाज कैसे था, उस टाइम व्यापार कैसे हुआ करता था, लोगों की दृष्टिकोण इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या यूज़ किया करते थे, महिलाओं की स्थिति क्या क्या थी। उसमें हीरे जवाहरात वगैरह जो है वो भी बताया गया है कि जौहरी भी हुआ करते थे, और राजाओं की मनोदशा क्या हुआ करती थी, रानियों की क्या दशा हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ आपको उस एपिसोड से देखने को मिलेगी, तो एक अलग एक एंगल से आप उसको देखना। ओके, देन इसके बाद जो मणिमेखली आप देख लीजिए। देखिए जो मणिमेखली है वो सट्टार द्वारा लिखी गई है। ये जो मणिमेखली है ना, ये शिल्पाधिकारम से जुड़ा हुआ एक अगला एपिसोड आप कह सकते हैं। ये कोवलैंट और माधवी का जो बेटी हुई थी मणिमेखली, उस पे डिपेंड है या उस पे जो लिखी गई है। ओके, इसके बाद है जीवक चिंतामणि, जो कि तिरुत करेवर द्वारा लिखी गई थी। इस महाकाव्य में जीवक के जो पराक्रमणपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। ओके, तो बाकी ये सब आप देख लेना। देखिए इस टाइम में जो चोला चेरा पांड्या है उनके उनके बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो इन्हीं साहित्य से देखने को मिलती है। इसके बाद अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कि ग्रीक ऑथर भी आए थे उस टाइम, मेगस्थनीज भी आया था, स्ट्राबो भी आया था, टॉलेमी भी थे। इन्होंने भी उस टाइम के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। इसके बाद अशोक के भी कुछ अभिलेख हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो कि खरवेल में, उसमें भी इस समय जो साम्राज्य था ना, ये चोला चेरा पांड्या, इनके बारे में मेंशन है। अब बात करते हैं हम लोग ये जो तीनों साम्राज्य हैं उनके बारे में। देखिए चेला चोरा जो पांड्या थे, इसमें जो चोला साम्राज्य है ये आपको मिडिवल हिस्ट्री की जब शुरुआत होगी ना, वहां पर भी देखने को मिलेगा। अभी जब ये संगम काल का पतन होगा ना, तब तो ये भी पतन हो जाएगा, इसका चोल साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बाद में उदय होता हुआ दिखेगा। तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? वो दोबारा उदय हुआ था। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं इसे। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो तीनों साम्राज्य हैं इनकी जो प्रमुख नदी है वो नदी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो चोला साम्राज्य था वो प्रमुख जो उसकी नदी थी वो कावेरी नदी थी। और अगर हम लोग बात करें जो हमारा चेरा साम्राज्य था, उसकी जो प्रमुख नदी थी वो पेरियार नदी थी। और अगर हम लोग बात करें जो हमारा पांड्य साम्राज्य था, उसकी जो मेन नदी थी वो वेंगी नदी थी, और ताम्रपल्ली नदी भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो इनका नाम आप ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनके चिन्ह से, तो इनके जो झंडे का चिन्ह था वो क्या क्या था? जिसमें चेर साम्राज्य का झंडे का जो चिन्ह था वो धनुष था, इंग्लिश में बो बोलते हैं, BOW। और जो चोला साम्राज्य का जो चिन्ह था वो था टाइगर, और जो पांड्य साम्राज्य का जो चिन्ह था वो फिश थी, मछली थी। ओके, देखिए संगम काल के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को जो है सिर्फ सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। तो अब हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर करेंगे, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं फैक्ट वाले। ओके, तो पहला फैक्ट है आपके लिए, जो संगम काल राज्य है उसमें जो चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम है। ओके, तो इसमें जो चेरपाद शब्द है ना, ये चेरों के लिए ही यूज़ किया गया था।
तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो जो बेंगी नदी थी वो पांड्य राज्य की जो थी जीवन रेखा थी और ये अपनी उर्वरता के लिए जो है अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में जो है एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो देखिए पांड्य वंश के राजा ने। ओके, और आपको यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि ये जो पांड्य वंश था ना, ये हमारे भारतीय इतिहास के जो दक्षिणी वाले हिस्से है वहां पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शासन था। ओके, और इसकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी, ये भी आपको याद रखना है। देन जो तोलकाप्पियम ग्रंथ है ये संबंधित किससे है, वो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। ओके, और लिखा किसने था, तोलकाप्पियार ने लिखा था। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन यानी कि जो कुरल है वो किस भाषा में है, तो देखिए वो तमिल भाषा में है। यहाँ पर जो संगम काल में हम लोगों ने देखा है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो पांड्य राज ने जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया था। ओके, देन बात करें तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। ठीक है, शिल्पाधिकारम के बारे में तो मैं डिटेल में बता ही चुका हूँ, आप बस वो भारत एक खोज का पूरा एपिसोड देख लेना, आप समझ जाओगे पूरा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्नी के जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो था सेन गुटवन। तो देखिए जब आप वो एपिसोड देखेंगे ना तो उसमें जो कन्नगी है, कन्नगी वहां पे पूरे एरिया को श्राप दे देती है, फिर उसको देवी मान लिया जाता है वहां पे, फिर उसका मंदिर बनाया जाता है। देन बात करें तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम जो है और जो मणिमेखले नामक जो गौरव ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो देखिए तोलकाप्पियम जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है व्याकरण के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग देखें प्राचीनतम तमिल देवता यानी कि जो मुरुगन है ये किस वैदिक देवता के सदृश्य थे, तो देखिए कार्तिकीय वैदिक देवता के जो थे सदृश्य थे, मतलब कि समकालीन थे आप कह सकते हो। मुजरिश किस राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था मुजरिश। और गंगई कोण किस चोल राजा को कहा जाता है, तो राजेंद्र को कहा जाता था, कहा जाता है मतलब कहा जाता था। ओके, सिमिलर ही है। संगमकालीन साहित्य में कोण, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। चेर वंश का शासक किन क्षेत्र पर था, तो देखिए ये केरल पे था। केरल का जो अभी आप राज्य दिखते हैं ना, ये पूरा जो है चेर साम्राज्य वालों का था, मतलब चेर वंश वालों का था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो सेन गुटवन था, इनका नाम आपको ध्यान रख लेना है। चोल का शाब्दिक अर्थ जो है नव प्रदेश यानी कि नया देश है, और इसका विस्तार पेन्नार व वेलार नदियों के बीच में था, और जिसे क्या कहा जाता है, चोल मंडल कहा जाता है। तो ये नोट करने वाली बात है कि जो चोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नव प्रदेश यानी कि नया प्रदेश, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पेन्नार से बिल्लोर नदी के बीच में था। ओके, और ये जो पूरा मंडल क्या कहलाता है, चोल मंडल कहलाता है। कि चोल युग प्रसिद्ध था, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर नोट क्या करना है आपको, इस काल में जो है स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया जाता था। मतलब जो ऑटोनोमस जो रीजन था या ऑटोनोमस शासन जो था वो ग्रामों में ही जो है क्रियान्वित करा जाता था, ग्रामों में ही यानी कि गाँव में ही आयोजित किया जाता था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में जो है उत्तम ग्राम प्रशासन था, मतलब कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था गाँव वाला, तो वो चोल राज्य में था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं, तो देखिए वो उत्तर मेरूर में है। चोल का जो निर्मित नटराज की कांसे की जो प्रतिमा है उसकी देवकृति प्रायः कैसी है, तो वो चतुर्भुज है। ओके, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल राजवंश था। देखिए इनके टाइम में ना बहुत ट्रेड भी हुआ करते थे, रोम से ट्रेड हुआ करता था, चाइना से ट्रेड हुआ करता था, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, और मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ पर इसकी और पीडीएफ या फोटो सेंड कर दूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नोट क्या करना है, चोल राजाओं के पास जो है अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी, और इसी नौसेना की सहायता से उसने जो है श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि जो है द्वीपों को विजित किया था। चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था करिकाल, और कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो चोल वंश था। और चोल में सूती वस्त्र का उद्योग जो प्रमुख केंद्र था वो उरैयूर था। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया कि कैसा क्या था, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस का तरीका बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस डायरेक्ट जो फैक्ट वाले हैं ना वो डायरेक्ट किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो वन लाइनर में आपको समझ में आते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप पूछेंगे कि मैंने इसको कैसे कंप्लीट किया है, तो मैंने इसको कम से कम 16 पेज में कवर करा था, वो भी टू द पॉइंट। अब टू द पॉइंट कवर करा था तो आपको तो पता ही अंदाजा लग ही गया होगा कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा होगा। लेकिन इतना आपको अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो 3 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें थी समझने वाली वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। बाकी मैं एक पीडीएफ और इमेज भी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन करा है, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, आप उसका रिवीजन कर लेना। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।